Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. The आप लोग हमारे मेंबर्स बनिए और मेंबर्स बन के हमारे मेंबर्स ओनली वीडियोस देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। शास्त्रों पे आधारित है और हम लोग एग्जैक्टली शास्त्र को कोट करते हैं, सो यू कैन एंजॉय। जैसे हम गुरुकुल में हम पढ़ाते हैं शास्त्रों के द्वारा, तो गुरुकुल भी जुड़िए और हमारे साथ जुड़िए इस यज्ञ में जो सथोलॉजी गुरुकुल चलाता है। चलिए, कलयुग के बारे में तो आपको मालूम ही है कि कलयुग का प्रेडिक्शंस क्या है। कलयुग में लोग सरकारों से भागकर जंगलों की तरफ भाग जाएंगे एक्सेसिव टैक्सेशन में, और ये व्यासदेव ने लिखा है 7,000 साल पहले, 7,500 साल पहले, महाभारत के युद्ध के खत्म होने के बाद। और उसके पहले भी बहुत कुछ लिखा जा चुका है जब कलयुग चल रहा था, क्योंकि द्वापर युग में ही शास्त्रों को लिखना आरंभ कर दिया था। कलयुग के लोगों के बेनिफिट के लिए, हमारे बेनिफिट के लिए लिखा गया है, क्योंकि पुराणों के माध्यम से हम लोगों को वेद सिखाए जाते हैं, इसलिए पुराण मिथक नहीं होते, पहले लिख दिया गया था। वहां के लोगों को आपके बारे में कैसे मालूम है? इसी को बोलते हैं दिग्दृष्टि, दिव्य दृष्टि, कि व्यासदेव को भविष्य भी दिखता है, प्रेजेंट में तो रहते ही हैं, और पास्ट भी उनको मालूम है। तो यही व्यासदेव का कार्य था, हमको पहले से बता दे तो कुछ भी सरप्राइज नहीं रहेगा हमारे लिए। एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं बताए जाते, सिम्टम्स बताए जाते हैं, जैसे कि ताकि हमारी इंडिपेंडेंस भी रहे, हम अपने कार्य करते हुए उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके सजग रहें, फालतू में अपना समय वेस्ट नहीं करें, और जो हमारा एक्चुअल पर्पस है जीवन का, मनुष्य का, वो फुलफिल करें। कर्म बंधन से मुक्ति और अपने अपने आत्मा के विषय में, अपने स्वयं के विषय में जानना, ये सब हम करें। तो यही ऑब्जेक्टिव था व्यासदेव का लिखने का पुराणों में कलयुग के बारे में, तब क्लियर वे में। आप देखते हैं बहुत सारा चीज़ें हैं उसके अंदर लिखा हुआ, जैसे कि शादियां किस प्रकार से होंगी या नहीं होंगी, लोग शादी कैसे रखेंगे अपनी कलयुग में, सब कुछ उल्टा पुल्टा आपको दिख ही रहा है। अब जो भारतीय गवर्नमेंट ने अमेरिकन एग्रीकल्चर और डेयरी पे जो उन्होंने रोक लगाई, वो बड़ी दूरदर्शी थी। अभी उसका रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। बेयर और एक और कंपनी है क्रितेवो, ये दो कंपनीज हैं जो कि एक्सटेंसिवली, बेयर एंड कोर्तेवा, जो दो कंपनी बेयर एंड कोर्तेवा, ये रफली 50% से ज़्यादा जीएमओ सीड्स बनाती हैं। बेयर जो है, मोनसांटो ने पहले, मोनसांटो जो है बिक गया था बेयर को, या मोनसांटो ने बेयर को खरीद लिया था। तो ये बेयर जर्मन कंपनी है, बेयर एजी, उसको खरीद लिया था। उनका काम ही यह है सीड्स बनाना, उसी में वो पैसा कमाते हैं, मतलब फूड सिक्योरिटी को कंट्रोल करना। तो उनका षड्यंत्र ये था कि अमेरिका, भारत के जो 140 करोड़ लोग हैं, बिल गेट्स इसमें इन्वॉल्व है, और बड़े बड़े जो इस तरह के बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं अमेरिकन, जो चाहते थे कि भारत की जो फूड इंडिपेंडेंस है वो ख़त्म हो जाए। तो वो घुसते वो जीएमओ कॉर्न की तरफ से, और शुगर केन नहीं, और कॉटन की तरफ से घुसते। अभी भी आजकल भारत में बीटी कॉटन चलता है, वो उसको भी निकाल देना चाहिए, उससे सॉइल पूरी ख़त्म हो जाती है। और फिर उसके बाद उसके अंदर घुसे हुए धीरे धीरे वो एक प्रेसिडेंस बन जाता, और कोई भी फ्यूचर गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती थी। और धीरे धीरे ये कंपनीज ब्राइब करके, कुछ करके, बाकी चीज़ों को भारत में डालना शुरू कर देती। फिर अगली बार जब भी भारत को कुछ खरीदना होता है, फार्मर्स का सीजन आता है हर साल, उनको वापस इन्हीं कंपनी से खरीदना पड़ता है, क्योंकि दूसरा सीड उधर काम करेगा नहीं। तो इवन फॉर कमर्शियल, इवन एथेनॉल के लिए खरीदा जाए तब भी वो ठीक नहीं है। एथेनॉल तो भारत में ऑलरेडी, शुगर केन का नंबर 1 प्रोड्यूसर है भारत, तो ऑलरेडी मोलासेस से वो निकाल सकते हैं एथेनॉल 85 फ्यूल बनाने के लिए। ऑलरेडी भारतीय बहुत सारी कंपनीज काम करती हैं उसके अंदर। और एक्चुअली एथेनॉल ब्लेंडेड जो फ्यूल होता है वो मोटर व्हीकल्स की लाइफ को थोड़ा कम करता है, और ऐसा स्टडीज़ है। और पता नहीं उसमें कुछ और भी हो, बिकॉज मोटर इज़ ए मशीन, तो सिंथेटिक ऑयल्स भी बहुत यूज़ होते हैं। तो धीरे धीरे उसको रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन जब सॉइल में वो सीड्स का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है, तो सॉइल किसी और दूसरे सीड को रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी। तो आपको फिर वो ज़मीन बंजर हो जाएगी, जैसा हमने पंजाब में देखा है बहुत बार,
पंजाब, भारतीय पंजाब एरिया में सॉइल बंजर हो जाती है। उसका उपाय है आयुर्वेद में। आप लोग गाय को काटना बंद कर दीजिए, जो बूढ़ी गाय हो या बूढ़े बैल हो उनको बेचने से अच्छा है उन जगहों पे खेतों में छोड़ दिया जाए, तो अपने आप ही उनके जो खुरों से वो सॉइल रिप्लीट होने हो जाती है। वो मैजिक है गाय का, बुल का, वो सबसे अच्छा प्राणी है। गाय और जो हमारी गाय होती है, दे प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन दे कंज्यूम। एकमात्र जानवर ऐसा है। तो उससे भारत में हरित क्रांति वापस आ सकती है ऑन ए नेचुरल ऑर्गेनिक फूड, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। इट विल बी द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट इन अमेरिका, आज भी है। और किसी भी पश्चिमी देश में ऑर्गेनिक मिलता ही नहीं कुछ भी। ओनली ऑर्गेनिक इज रिमेनिंग इज इन नॉन वेस्टर्न टेरिटरीज, इंडिया और बाकी सब देशों में, अफ्रीका, सब जगह नॉन ऑर्गेनिक ज़्यादातर मिलता है, ऑर्गेनिक मिलता है। इंडिया इज द ऑर्गेनिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। अभी एक बॉक्स में करीब मतलब एक बॉक्स अगर देखा जाए तो उसकी कीमत होती है 17,000 डॉलर, सॉरी $17,000 एक बॉक्स की कीमत। तो 113 एकड़ 114 एकड़ में आप समझिए कितने बॉक्स लगेंगे उन सीड्स को लगाने के लिए। और हर बॉक्स में करीब $114 का, $144 के 100 सीड्स आते हैं। इतना महंगा है वो। लगता बड़ा सस्ता है बट इतना महंगा है अगर लार्ज स्केल में यूज़ किया जाए। तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत को डिपेंडेंट होना पड़ता अमेरिकन कंपनीज या जर्मन कंपनीज के ऊपर। जर्मनी और अमेरिका में जितनी भी बैड हेल्थ चल रही है इन लोगों की, भयंकर डिजीजेज हैं। आप लोगों को लगता है कि लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा है, एवरेज लाइफ स्पेन ज़्यादा है। एवरेज लाइफ स्पेन ज़्यादा है बिकॉज ऑफ इंक्लूजन ऑफ नॉन यूरोपियन पॉपुलेशंस। यूरोपियन पॉपुलेशंस प्लस नॉन यूरोपियन पॉपुलेशंस कंबाइंड इज ज़्यादा। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल देखेंगे डिजीजेज में उनको इम्पोर्टेंसी हो जाता है 35 वर्ष की आयु में, ओके, आर्टिफिशियल फूड की वजह से, फिर ड्रग्स की वजह से। तो दवाई पर ही जिंदा है, इंजेक्शंस पे, दवाई पे। इसलिए बोला जाता है हर साल चेकअप करो, क्योंकि उससे दे कैन आइडेंटिफाई न्यू डिजीजेज। अभी हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर ये कॉमन डिजीज बन गया है, जिसकी वजह से बाकी डिजीजेज भी होती हैं। मैंने भी मैं डायबिटिक था, मैंने उसको रिवर्स किया है। नेचुरल डाइट से, पैदल चलकर, हेल्थ के ऊपर फोकस करके रिवर्स किया मैंने, बेस्ड ऑन आयुर्वेद एडवाइस। और शाम के समय खाना भोजन नहीं करता हूँ, बड़ा आसान कर दिया मैंने। तो ये सब करके हम लोग भी कर सकते, क्योंकि अगर हम अध्यात्म जीवन में हैं तो इसको भी हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो डिसीजंस हैं ये बहुत ही दूरदर्शिता वाले हैं और पूरी सरकार को इसको सपोर्ट करना चाहिए। और अभी तक उन्होंने, मैं तो बड़ा फॉलो करता हूँ आजकल पीयूष गोयल जी को, तो पीयूष गोयल जी का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट भी है कि कहीं ना कहीं आपको भारत को भी एक स्टेक मार्केट भारत में क्रिएट करना पड़ेगा, सो दे कैन कंज्यूम ऑल्सो मोर फ्रॉम। सिर्फ एक्सपोर्ट भी करना चाहिए और कंज्यूम भी करना चाहिए, बिकॉज भारत शुड रिमेन ए बैलेंस कंजम्पशन इकोनॉमी एज वेल एज एक्सपोर्ट इकोनॉमी। तो उससे पूरा देश का बैलेंस हो जाएगा ना। एक बड़ा और न्यूज़ है, अभी जो है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने आइडेंटिफाई किया है कि नेक्स्ट 15 ईयर्स में मेंटल डिजीज विल बी द नंबर 1 डिजीज इन अमेरिका। अभी उसको रिवाइज करके बोल दिया गया है नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। आई डोंट नो हाउ। जिसने भी हमारे शोज देखे अंकित जी के साथ 22 से, नाउ दे रियलाइज कि दे आर ऑलरेडी प्रेडिक्टिंग, क्योंकि गोल्ड अभी 4,400 पे पहुंचने वाला है। मीन्स सडनली राइज ऑफ गोल्ड मीन्स समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन। मतलब कहीं से मनी सप्लाई स्टॉप हुई है या इट इज़ नॉट रेलिवेंट, दोनों इक्वल हैं। तो दिस मीन्स कि समथिंग ड्रास्टिक इज अबाउट टू हैपन। लास्ट टाइम द गोल्ड की प्राइस ऐसे इंक्रीज हुई थी तो 1939 की डिप्रेशन के समय हुई थी, 2008 में भी हुई थी, $1,500, उसको मालूम होगा, याद होगा। तो दिस टाइम इट हैज़ इंक्रीज टू 4,400, इट इज़ द हाईएस्ट एवर। मतलब कि जो भी ट्रम्प जो झूठ बोल रहे थे कल कि उनका बात हुआ है और भारत रशियन ऑयल नहीं लेगा, वो सब अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए था, उनको मोटिवेट करने के लिए कि भाई हमारी फॉरेन पॉलिसीज चल रही हैं, लोग हमको इज्जत दे रहे हैं, लोग हमारी बात सुन रहे हैं। और साथ में आज उन्होंने एग्री किया पीस टॉक करने के लिए हंगरी में। इसका मतलब ये है कि बहुत कुछ ट्रम्प के कंट्रोल में नहीं है। ट्रम्प को कोई बोल रहा है आप युद्ध मत करो, युद्ध में मत घुसो, आप वेनेजुएला में भी मत घुसो, ये बोला जा रहा है। तो
और उस पर मेरा अलग थ्योरी है, उस पर अलग शो आएगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि वेनेजुएला का बिल्टअप ब्राज़ील के लिए है, वेनेजुएला के नहीं है। और भारत ने उस पर किस तरह ब्राज़ील को मिसाइल्स बेचने की तैयारी की, वो अलग शो मैं करूँगा, तो एक्सप्लेन इन डिटेल। अभी इस फूड सिक्योरिटी के ऊपर, डेयरी प्रोडक्ट्स में अमेरिकन कंजम्पशन हैज़ डिक्रीज्ड ऑफ द ऑर्गेनिक गुड्स, क्योंकि लोगों को पता लग रहा है कि विटामिन डी मिल्क के बारे में मेडिकल एडवाइस इज समथिंग एल्स। तो इस विषय में भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि दैट्स वाई इंडिया रिफ्यूज्ड ऑल दिस मिल्क, वो केमिकल से रिलेटेड थे। जैसे दूध वाला कुछ पानी मिलाता है, यहाँ पे दूध ही मिलावट है, पानी तो की बात अलग छोड़ दीजिए, दूध ही मिलावट है, वो केमिकल्स के साथ थी। तो मैनी डिफरेंट थ्योरीज आर कमिंग आउट। तो ओवरऑल जब मैं देख रहा हूँ कि वाई इंडिया रिमेन स्ट्रॉन्ग ऑन दिस, क्योंकि मुझे कोई इसके बारे में ज्ञान नहीं था पहले, तो मैंने पेपर्स पढ़े। एक आरबी एसिड करके कोई कंपोनेंट होता है, वो ऐड किया जाता है दूध की वाइटनेस बढ़ाने के लिए, और उससे दूध जो है गाढ़ा हो जाता है और दूध जैसा लगता है। तो आप देखेंगे कंसिस्टेंट रहता है। एक्सपायरी डेट होती है दूध के ऊपर, लेकिन दूध उसके बाद भी ठीक रहता है, एक दो महीने तक ठीक रहता है। ब्रेड जो होती है अमेरिका में 6 महीने तक ठीक रहती हैं, आप खा सकते हो। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि सारा बायो इंजीनियर्ड है। बायो इंजीनियर्ड मतलब केमिकल्स ऐड किए गए। तो भारत ने इस सब सप्लाईज को रोका भारत में टू प्रोटेक्ट इंडिया। तो ये बहुत ही अभूतपूर्व स्टेप है, जिसपे सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए कि भारत की सरकार ने भविष्य की हमारी जो पॉपुलेशन उसको कैसे बचाया है। क्योंकि दुनिया भर ये चाहते हैं कि भारत की पॉपुलेशन कम हो, हम लोग चाहते हैं हिंदुओं की पॉपुलेशन बढ़े, मिनिमम 3 बच्चे हों, और ताकि वो सब धर्म की सेवा करें और धर्ममय होकर बिजनेस करें, सोल्जर्स बने, जो करना है करें, नौकरी करें धर्ममय बन के, सबकी आवश्यकता है। सो काफ़ी अच्छे डिसीजंस है, वी शुड बी प्राउड ऑफ जो सरकार करती है। मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ ना, मैं तो नाइदर लेफ्ट नॉर राइट, मैं राइट विंग में भी नहीं हूँ, लेफ्ट विंग में भी नहीं हूँ। हम लोग अपनी विंग पे हैं, जो वेदों की विंग है, धार्मिक विंग। चलिए अगले शो तक नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो।